हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों पे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ट्विटर ने, दूसरा गूगल ने, तीसरा स्विगी ने और चौथा फ्लिपकार्ट ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन ए में आपका ट्विटर है। ट्विटर ने हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी है, इसने अपने वर्करों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि इसने जो अपने वर्कर्स को घर से काम करने के लिए जो इजाज़त दी है, उसने 2 साल के लिए इसमें जो है उसने इजाज़त दी है। ठीक, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं ट्विटर कंपनी के बारे में। तो ट्विटर कंपनी के जो इस समय मौजूदा सीईओ हैं वो जैक डार्सी जी हैं, और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित है। अब इसके बारे में हम एक चीज़ और जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 21 मार्च सन 2006 में हुई थी। ठीक, ट्विटर ट्विटर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ट्विटर एक हमारा जिस जिस तरीके से हम मेल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इसी तरीके का एक साधन है जो कि हमारे मैसेज को आदान प्रदान करता है। मतलब कि हम किसी का मैसेज रीड कर सकते हैं और किसी को अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा कार्यक्रम व 1 से 12वीं तक के लिए वन क्लास वन चैनल का शुभारंभ किस योजना के अंतर्गत शुरू करने को मंजूरी दी गई। अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, दूसरा है पीएम ई विद्या योजना के तहत, तीसरा है ई पाठशाला के तहत और चौथा है डिजिटल भारत के तहत। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, पीएम ई विद्या योजना के तहत। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है। तो पीएम ई विद्या योजना के तहत दीक्षा कार्यक्रम व 1 से 12वीं तक के लिए वन क्लास वन चैनल का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है इसको मंजूरी दी गई है। तो आपको हम बता दें कि पीएम ई विद्या योजना किस तरीके से और किसने इसको लॉन्च किया। तो यहाँ पे आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह योजना का शुभारंभ किया गया, और यह प्रोग्राम डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के लिए होगा। ठीक, डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा का मतलब ये है कि कोविड-19 के चलते इस प्रोग्राम को डिजिटल मोड में हम बढ़ावा देंगे, जिसके माध्यम से 1 से 12वीं तक के क्लास को ऑनलाइन के ज़रिए जो है, ऑनलाइन के ज़रिए मतलब जैसे इस यहाँ पे जो है आपको हम बता दें कि इस तरीके की जो क्लासेस चलेंगी उसमें जो है ई कंटेंट और क्यूआर कोड की सुविधा होगी, जो कि जो है उसके माध्यम से इन सभी क्लासों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे 1 से 12 के लिए या 1 से 12वीं तक की जो क्लास चलेगी उस प्रति क्लास में एक डेडिकेटेड टीवी चैनल होगा। ठीक, और इस प्रोग्राम में रेडियो पास्ट कार्ड कम्युनिटी रेडियो का काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। कम्युनिटी रेडियो का काफ़ी इस्तेमाल का मतलब ये है जैसे जिस तरीके से हम पहले रेडियो चैनल्स को सुना करते थे और उसके माध्यम से हम कई जानकारियाँ जानते थे, उसी तरीके से अब यह चैनल चलाया जाएगा और जिसके माध्यम से हम अपने ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ की बात और कही गई है कि किस तरीके से दीक्षा कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। तो दीक्षा कार्यक्रम, जैसा कि यहाँ पे आपको पता ही है, इस शब्द में ही दीक्षा शब्द का बात कही गई है। तो दीक्षा का मतलब ही होता है पढ़ाई से। ठीक, तो दीक्षा कार्यक्रम जो संपन्न होगा वो पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत संपन्न होगा। और यह जो है कहाँ कहाँ इस योजना से लोग लाभान्वित होंगे। तो इस योजना से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी विद्यालय होंगे वहाँ पे यह दीक्षा प्रोग्राम चलाया जाएगा।
और यह दीक्षा प्रोग्राम चलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी मंजूरी दी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आए तूफान को थाईलैंड ने क्या नाम दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हुदहुद, दूसरा है अम्फान, और तीसरा सुरमा, और चौथा है कटरीना। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन बी, अम्फान। थाईलैंड ने जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में तूफान आया है उसको नाम अम्फान दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संस्था के प्रमुख ने हाल ही में अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे का घोषणा कर दिया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला WTO, दूसरा WHO, तीसरा इसरो और चौथा है DRDO। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, WTO। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने अभी हाल में ही अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ठीक, अब WTO के प्रमुख कौन थे? तो WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजोवेदो जी थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अब आपको बता दें कि WTO के जो प्रमुख थे वो इसके पहले ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक भी थे। ठीक, और इन्होंने 31 अगस्त को अपने पद से ये वहाँ से हटाए जाएंगे। मतलब कि ये इन्होंने जो अपने इस्तीफे की बात की है, इनका कार्यकाल 7 वर्ष का था, लेकिन ये इन्होंने 6 वर्ष पे ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। मतलब कि 1 साल पहले ही इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इबोला, एड्स, सार्स और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे सभी क्यों सही हैं? क्योंकि इबोला, एड्स और सार्स ये तीनों विषाणु जनित बीमारी का नाम है। ठीक, अब यहाँ पे जैसा हम आपको बता दें कि यहाँ पे एड्स की चर्चा हुई है, तो एड्स जो होता है वो HIV की वजह से होता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे जो सार्स की चर्चा की गई है, तो सार्स एक मतलब जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 एक विषाणु है और उसके वजह से जो लक्षण पाए जाते हैं वो सार्स, उसे हम सार्स कह सकते हैं। जैसे कि सार्स जो है उसमें हम आपको ये कह सकते हैं कि जितनी भी श्वसन संबंधित बीमारियों के लक्षण होते हैं उन्हें हम सार्स कहते हैं। ठीक, अब सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विषाणु का नाम बताएं जो कि संक्रमित जानवरों, चिड़ियों एवं कीटों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, रेबीज वायरस, इबोला वायरस, फ्लैबी वायरस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक, तो ये जो है मनुष्यों में जो फैलता है वो आपके रेबीज वायरस, इबोला वायरस और फ्लैबी वायरस, ये तीनों तरीके के विषाणु होते हैं जो कि जानवरों में सर्वप्रथम पाए जाते हैं। अब जानवरों की यहाँ पे चर्चा हुई है तो आपको बता दें कि किसी तरीके के जो भी विषाणु होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, वो सबसे पहले जानवरों पर ही हावी होते हैं, उसके बाद वो मनुष्यों में फैल जाते हैं। अब यहाँ पे रेबीज वायरस की चर्चा हुई है, तो रेबीज के बारे में हम आपको बता दें कि ये कुत्ते की लार से बनता है या कुत्ते की लार में पाया जाता है, उसे हम रेबीज वायरस कहते हैं। ठीक, अब इबोला वायरस की चर्चा हुई, तो इबोला वायरस ये डायरेक्ट फैलता है, मतलब कि छुआछूत से फैलता है। जैसे कि अब यहाँ पे चर्चा हुई है फ्लैबी वायरस की, तो फ्लैबी वायरस मतलब कि जो कीटों के काटने से फैले। जैसे डेंगू बुखार हुआ तो वो कीटों के काटने से ही जो है फैलता है। अब यहाँ पे आपकी चर्चा हुई है चिड़ियों के काटने से, तो चिड़ियों के काटने से जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले स्वाइन फ्लू नामक एक वायरस आया था जिसकी वजह से लोग बीमार होते थे, तो वो चिड़ियों की वजह से, या बर्ड फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, तो उसके वजह से यह मनुष्यों में फैल रहा था।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विगुणित डीएनए किस विषाणु में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, पॉक्स वायरस, पॉलीमिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा वायरस और उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, पॉक्स वायरस में द्विगुणित डीएनए विषाणु रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पे डीएनए की बात हुई है तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है जैसे कि द्विगुणित की बात हुई है तो द्विगुणित संरचना किसने दी थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो द्विगुणित संरचना जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस पैरा एथलीट महिला खिलाड़ी ने खेल जगत से संन्यास की घोषणा की? अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है दीपा कर्माकर, दूसरा दीपा मलिक, तीसरा मानसी गिरीशचंद्र जोशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। दीपा मलिक के बारे में जानते हैं तो दीपा मलिक जी को पद्मश्री विजेता और राजीव गांधी खेल रत्न से इनको सम्मानित किया गया था और ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिनको इस 2 खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा और जानते हैं कि इन्होंने अपनी घोषणा कब की। तो इन्होंने अपनी घोषणा जो है वो पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पाने के बाद की थी। मतलब कि इनको हाल ही में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निम्न में से किस संगठन का नेतृत्व पहली बार करेगा? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, WTO, WHO, यूनेप और WEF। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, WHO। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत पहली बार नेतृत्व करने जा रहा है। ठीक, जो कि जून 2020 में यह होने वाला है और इसकी वार्षिक बैठक के बाद वैश्विक स्वास्थ्य संस्था ने भारत का नेतृत्व की भूमिका इसमें निभाएगा। ठीक, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि WHO के कार्यकारिणी बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में भारत को पहले ही नॉमिनेट कर दिया गया है। अब इसमें जो है चर्चा हुई है WTO। तो WTO का पूरा नाम आपको बता दें कि WTO जिसे हम विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। यूनेप की बात हुई है तो यूनेप को हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं और WEF की बात हुई है तो WEF को हम विश्व आर्थिक मंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसी समय जब भारत को संयुक्त राष्ट्र का जब भारत को जो है इस चेयरपर्सन के रूप में जो है नॉमिनेट किया गया है तब पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र मतलब इस समय जो कोरोना महामारी है इससे जो है सभी लोग जब जूझ रहे हैं इसी समय जो है भारत को चेयरपर्सन के रूप में नॉमिनेट किया गया है जो कि WHO के द्वारा किया गया है और यह भारत पहली बार इस संगठन का नेतृत्व करेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, सी नटराजन, केसी थॉमस, अलका बंसल, सुमन नारंग। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे केसी थॉमस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा टेसी थॉमस। यहाँ पे गलती से ये केसी थॉमस लिखा गया है, ये उत्तर होगा आपका केसी थॉमस की जगह पे टेसी थॉमस। ठीक है, केसी थॉमस की जगह आपका टेसी थॉमस कर लीजिए। टेसी थॉमस मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म 1963 में केरला में हुआ था। ठीक, और ये भारत की एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक हैं। DRDO में अग्नि चतुर्थ की परियोजना निदेशक एवं एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक थी। और साथ ही साथ और बता दें कि भारत में प्रक्षेपास्त्र परियोजना का प्रबंध करने वाली ये भारत की पहली महिला है।
भारत की प्रक्षेप मतलब कि इनको जो है भारत की प्रक्षेप पात्रांगना भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इन आपको एक चीज़ और बता दें कि इन्हें जो है अग्निपुत्री टेसी थॉमस के नाम से भी जाना जाता है। और ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानती थी। ठीक, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का बात यहाँ पे हमने कहा है, तो आपको साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे वीमन मतलब मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस जी को कहा जाता है, और मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। समुद्रीय राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: कच्छ की खाड़ी में, सुंदर वन में, चिल्का झील में, और उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो सकता है वो क्या है, फटाफट सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, और चेन्नई में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वो स्थित है, आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: फ्रांस में, जर्मनी में, रोमानिया में, और अफ्रीका में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। आप अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, जर्मनी में। तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं, इसका आंसर है जर्मनी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं। तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: कोणधारी वनों से, पतझड़ वनों से, अयनवतीय मानसूनी वनों से, अयनवतीय सदाबहार वनों से। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अयनवतीय सदाबहार वनों से। ठीक, तो अयनवतीय सदाबहार वन, जिन्हें हम इसको हम ट्रॉपिकल वन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अयनवतीय सदाबहार वनों से एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंध रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: 1 जून से 7 जून तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और 1 मई से 7 मई तक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।